डीडी न्यूज के इस हमारे खास कॉन्क्लेव में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। डबल इंजन की सरकार, इस वक्त जो चुनाव में सबसे बड़ी बात बीजेपी की तरफ से दिखाई दे रही है, जिस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बात कर रहे हैं, और सिर्फ गुजरात में नहीं बल्कि जहां पर भी हाल के दिनों में चुनाव हुए हैं वहां पर बीजेपी ने जनता के बीच जाकर यह बात कही है कि डबल इंजन की सरकार के क्या क्या फायदे हैं और वही फायदे उनके पास तक पहुंचेंगे। यही वादा और दावा इस बार गुजरात में भी किया जा रहा है। तो डबल इंजन की सरकार, सपने कितने हुए साकार, जनता तक कैसे पहुंचेगी बात, यही करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बेहद ही खास मेहमान, केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान जी हमारे साथ है। बेहद ही खास मेहमान है, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवू सिंह जी। पहला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ये स्लोगन है, और ये स्लोगन नहीं है बल्कि ये वो बात है जिसको हमने देखा उत्तर प्रदेश में भी इसका असर दिखाई दिया चुनाव में, हिमाचल में भी ये स्लोगन दिया गया, उत्तराखंड में भी दिया गया था, गोवा में भी दिया गया था, और अब गुजरात में तो 27 साल का अनुभव कितना साकार होता हुआ दिख रहा है नारा। हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर होता है, एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और जो बदलाव की गति है वो समन्वय पे बहुत आधारित होती है। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में अच्छा समन्वय बना रहता है तो जो गति हुए उसको द्रुत गति से बदलाव किसी भी स्टेट में आसानी से आ सकता है। दूसरा होता है कि डेवलपमेंट के साथ साथ एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आवश्यक होती है। गुजरात में करीब 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी भी है, और पिछले 8 साल से यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी से, जो गुजरात इनका गृह राज्य भी है, और करीब 13 साल तक उन्होंने गुजरात में चीफ मिनिस्टर का दायित्व निभाया। तो गुजरात को अच्छे से जानना, गुजरात की समस्याओं को समझना, और जब चीफ मिनिस्टर थे और जब भारत सरकार में कांग्रेस का शासन रहा, तब गुजरात के हित को लेकर, गुजरात की समस्याओं के लेकर बतौर चीफ मिनिस्टर उन्होंने बहुत अच्छी तरह गुजरात की बातें वहाँ करने की कोशिश की होगी, वहाँ एक समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश की होगी, और आज वो खुद प्रधानमंत्री हैं। और 8 साल से गुजरात की जनता इस बदलाव को अच्छी तरह महसूस करती है। मैं आपको छोटी छोटी बातों से प्रारंभ करूंगा। हमारे यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेस होता है, उसमें जब मैं विधायक था इसलिए मुझे बराबर याद है कि ओएनजीसी के साथ हमारा, जैसे कोई भी स्टेट हो जहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेस होता है, मिनरल्स होता है, उनमें रॉयल्टी उस स्टेट को कुछ जाती है। गुजरात की ऑयल और नेचुरल गैस की जो रॉयल्टी थी करीब कई साल तक, यहाँ तक कि मैं भी विधायक की हैसियत से मैंने वहाँ प्रश्न भी किया था कि हमारी रॉयल्टी जो आज है, जो हमारे साथी जब कांग्रेस के सामने बैठे थे उनको बोले थे कि आप गुजरात के हित की बात कर रहे हैं, तो मैं नर्मदा की बात तो अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी करीब 400 करोड़ से अधिक रकम जो भारत सरकार को उस समय गुजरात के लिए हित में उसका अधिकार था, वो देना था, वो नहीं देते थे। मोदी जी आने के बाद, जबकि वो चीफ मिनिस्टर थे, वैसे ही हम एक कानून लाए थे गुजकोप, उस समय महाराष्ट्र का जो मकोका था, बिल्कुल वैसे ही उसका फुल स्टॉप कोमा के साथ वैसा ही कानून हम गुजरात में चाहते थे। क्योंकि गुजरात सरहदी राज्य था, इसलिए महाराष्ट्र से ज़्यादा गुजरात में अति आवश्यक था वो कानून, लेकिन उन्होंने नहीं दिया उस कानून की मंजूरी। वैसे ही रेल की बात करें, रेलवे में एक होता था जो कॉस्ट शेयरिंग से स्ट्रक्चर बनता था, जैसे कोई रेल पटरी जा रही है उस पर या तो आरओबी बनना हो या आरयूबी बनना हो। ज़्यादातर ये होता था कि भारत सरकार और गुजरात सरकार उसमें कॉस्ट शेयरिंग करता थे 50%।
लेकिन मुझे ये इसलिए याद है कि मेरे ही टाउन में एक आरओबी बनना था और तत्कालीन हमारी मंत्री जो गुजरात के मुख्यमंत्री रही आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी उस विभाग की मंत्री थी, उन्होंने 100% वो अमाउंट सैंक्शन कर दी कि हमें भारत सरकार का पैसा नहीं चाहिए, हम 100% देंगे। भारत सरकार को केवल परमिशन लेना था, लेकिन वो परमिशन नहीं देते थे। और जैसे ही मैं सांसद बना 2014 में, उसके 15 दिन में मैंने ये परमिशन लाके आरओबी कंप्लीट करने का काम शुरू किया और आज कई सालों से वो आरओबी जनता के यूज कर रही है। तो ये छोटी छोटी बात है, मैं इसलिए थोड़ा विस्तृत किया कि जब डबल इंजन की सरकार होती है उसके साथ साथ दोनों आइडियल एक समान सरकार होने के कारण कितना फायदा वो हर क्षेत्र में होता है। तो आपको लगता है जैसे महाराष्ट्र खास करके हाँ। बीच में दिखाई दिया कि बुलेट ट्रेन का मुद्दा हो या तमाम ऐसी परियोजना हो, उनको लेकर के सवाल खड़े होते थे, जबकि सटा हुआ ही राज्य है गुजरात, लेकिन यहाँ से वहां तक जो राजनीति है वो चेंज हो जाती थी। इसका अंतर दिखाई देता है, इसी का जिक्र आप कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल, बिल्कुल, मैं पहले आपने जो महाराष्ट्र की बात की, हाल ही में जो कंपनी है जापान की जिसके सहयोग से हम ये हाई स्पीड ट्रेन गुजरात में और महाराष्ट्र में बना रहे हैं, मतलब अहमदाबाद से मुंबई में, उन्होंने विजिट किया। और शुरू में जो उनका एक कल्पना थी, प्रारंभ में उनको ऐसा लगा कि हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन जब हमने काम शुरू किया और हाल ही में उनका विजिट हुआ, क्योंकि मैं इसलिए आधारित मतलब ऑथेंटिक बता रहा हूँ कि उसी विभाग के मंत्री मेरे सीनियर मंत्री है, मेरे कैबिनेट मंत्री हैं आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी। तो हम दोनों साथ में बैठे थे, तो उन्होंने ये अनुभव मेरे साथ शेयर किया कि जापान की कंपनी के कुछ लोग गुजरात का ये काम देखकर ये बताया कि ये काम अगर हम जापान में करने चाहते हैं तो इतनी स्पीड में नहीं कर पाते, उतनी स्पीड से गुजरात ने हाई स्पीड का काम करके दिखाया। और वही काम आपने महाराष्ट्र में देखा। महाराष्ट्र में जो अनस्टेप मतलब थोड़ी सरकार की स्थिरता नहीं रही और एक तरीके से महाराष्ट्र और गुजरात में आज भी एक विवाद चल रहा है डेवलपमेंट लेके। शुरू से जब से गुजरात की रचना हुई तब से ये तो मेरे सामने कई सीनियर बैठे हैं और जानते हैं कि क्या स्थिति रही। तो गुजरात और महाराष्ट्र में आज भी जो चिप्स का प्रोजेक्ट आया है या फिर और भी जो प्रोजेक्ट आए हैं उनको लेकर वहाँ की भावना हमें उनके रिएक्शन भी देख रहे हैं। ओके। तो ये इन टोटो में ये बता रहा हूँ कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो विकास की स्पीड और बढ़ जाती है। तो डबल इंजन का कुछ फायदा महंगाई पर भी होता है क्या देवू से? बिल्कुल होता है। कहाँ पर हो रहा है? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये है, महंगाई से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरा विश्व इस महंगाई की चुंगाल में है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो भी महंगाई से जूझ रहा है, लेकिन जो परसेंटेज है और जिस तरीके से हमने महंगाई को मैनेज किया है, महंगाई आप जानते हैं कि पूरे विश्व को एक ऐसा पैंडेमिक आया है जो कोई उससे अनछुआ नहीं रहा, कोरोना क्राइसिस का। दूसरा जो युद्ध है यूक्रेन और रशिया का, और जो ऑयल और गैस, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है आज भी कई कंट्रीज़ में, हमारी कंट्रीज़ में भी कुछ इंपोर्ट हम करते हैं और जिसका कास्केडिंग इफेक्ट जनता तक पहुंचता है। अगर पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ता है तो नेचुरली वो नीचे एंड तक तो जाएगा ही उसका असर। तो ये महंगाई का इनकार नहीं कर रहा, लेकिन महंगाई ने हमने जिस तरह मैनेज किया, अमेरिका में 10% है, यूरोप कंट्रीज़ में इससे भी ज़्यादा है, हमारे यहाँ करीब करीब 4.5 या 5% तक हमने मैनेज किया है। लेकिन देवू सिंह जी, आपको नहीं लगता कि इस महंगाई और बेरोजगारी ये दो मुद्दे हैं बिल्कुल जो हर चुनाव में सबसे ज्यादा आपके खिलाफ उपयोग किए जा रहे हैं? हर चुनाव में किए जा रहे हैं, फिर भी हमें वोट देते हैं, एक चीज़। दूसरी बात कि जब महंगाई की बात कर रहे हैं और बेरोजगार की बात कर रहे हैं, तो महंगाई एक ऐसा मुद्दा है, मुझे ऐसा लगता है कि हर देश में हर राज्य में ये होगा जो भी सरकार रही, क्योंकि आम जनता में इसकी सीधी असर आती है। और इतना प्रचंड महामारी के बाद गरीब पर उस महामारी का असर न हो, इसके कारण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अन्न योजना चलाई। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आज करीब करीब 2 साल हो रहा है, 2 साल से भी ज़्यादा हो रहा है, मुफ्त अनाज देना। क्योंकि पहले ऐसे बता रहे हैं कि महामारी हर 100 साल में आती थी, 100 साल पहले भी महामारी आई थी, लेकिन उस समय जो उस
परसेंटेज मतलब उस जनसंख्या के हिसाब से जो महामारी के कारण मृत्यु हुआ उससे ज़्यादा मृत्यु आंक भूखमरा के कारण हुए थे। तो लोग भूख से मरे थे, महामारी के कारण 100 साल पहले नहीं मरे थे। लेकिन इस देश में भूखमरा के कारण गरीब ना मरना चाहिए, उसकी योजना का पहले से ही योजना बना के आज तक उस गरीब का रक्षा करने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो अपना शपथ पत्र संकल्प पत्र है उसमें एक मुद्दा रखा है और वो ये कह रहे हैं कि युवाओं के साथ और खासकर जो भ्रष्टाचार है इस सरकार में पिछले 27 साल से जो भ्रष्टाचार हुए उसके लिए वो कमेटी बनाएगी और सभी को जेल में डालेगी। ये भ्रष्टाचार के कौन से ये मामले हैं? देखिए, राजनीति में आरोप आक्षेप सहज होता है, लेकिन एक चीज़ होती है आलोचना। अगर आप आलोचना करना चाहोगे तो उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा। आरोप कोई भी कैसा भी कर सकते हैं। देखिए 8 साल में ना तो भारत सरकार पे कोई आरोप मतलब वो स्कैम आरोप तो चाहे कोई भी लगाए। 27 साल से हमारी सरकार है। पहले जो बेरोजगार और जो नौकरी की बात कर रहे हैं उस समय क्या था, तो आज टेक्नोलॉजी की मदद से करीब करीब 2.25 लाख से ज़्यादा शिक्षा क्षेत्र में हमने एक सहायक पोस्ट बना के शिक्षा सहायक की भर्ती की है। हमने हर क्षेत्र में, केवल शिक्षा में नहीं, जहाँ भी भर्ती होता है हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने जो पद्धति, हमने जो एक प्रोसेस लाए हैं, कंप्यूटराइज किया है, उसमें ये सारी भ्रष्टाचार की बातें खत्म हो गई हैं। उसमें पहले जो क्या था, नेता के पास जाना पड़ता था, नेता का भी पास जाने से पहले उसके कई सगा संबंधी रिलेशन को ढूंढना पड़ता था, नेता एडवांस पैसा लेता था, चाहे नौकरी मिले ना मिले। ये सारी चीज़ें से गुजरात बाहर आ गया है और आज टेक्नोलॉजी की मदद से हमने जो भर्ती का काम किया है और जिस तरीके से गुजरात में जो शांति का वातावरण है, एक सलामती का एक एटमॉस्फेयर हुआ है, इसके कारण आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा देश में कहीं भी आता है तो गुजरात में आता है। हमने अभी हाल ही महामारी में देखा कि हमारे यहाँ से माइग्रेट लेबर कितने गए, कितनी ट्रेनें चलानी पड़ी, कोई भी माइग्रेट लेबर गुजरात में नहीं आया। तो हम और राज्यों को भी यहाँ रोजगार देते हैं और उद्योग यहाँ होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब बना है, फार्मेसी का हब बना है। वाइब्रेंट गुजरात के कारण हर साल हमने जैसे जैसे वाइब्रेंट किया, एक तरीके से गुजरात में एक पहले के ज़माना में कंसेप्ट बना था। मैं कभी कभी डिबेट में सुनता हूँ जीआईडीसी नहीं बना, जीआईडीसी नहीं बना। उनके लिए एक मेरा यही कहना है कि जीआईडीसी का मतलब क्या है, एक ऐसा एक इंडस्ट्रियल एक क्षेत्र रहा जहाँ सरकार की नीति वहाँ हर इंफ्रास्ट्रक्चर देने की हो, बिजली देने की हो, पानी देने, जो उद्योग के लिए आवश्यक है, उनके लिए ऐसी नीति बनाने की। आज गुजरात में जिस तरीके से हमने औद्योगिक नीति में परिवर्तन लाए, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर केवल एक क्षेत्र में नहीं, आप ये जो नेशनल हाईवे जा रहे हैं, जो 6 लेन रोड जा रहे हैं, उनकी दोनों साइड में जो इंडस्ट्रीज़ है और वो इंडस्ट्रीज़ किसी एक क्षेत्र में नहीं है और उद्योग नीति के कारण हमारे पास जो नए कानून के साथ उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको यहाँ तक कि ऋण देने की जो व्यवस्था की है, छोटे छोटे स्टार्टअप जो है, आज तो भारत की बात करें तो 1 लाख से स्टार्टअप विश्व में दूसरे नंबर पर स्टार्टअप है। इंक्यूबेटर की बात करें तो भारत सबसे आगे है। तो है ऐसा माहौल गुजरात में, एक तरीके से गुजरात। आपने, क्योंकि मैं इसलिए बीच में रोक रही हूँ आपको, आपने अभी सहायक शिक्षक एक शब्द का इस्तेमाल किया। आपके आने से पहले यहाँ पर 2 मेहमान थे, कांग्रेस की तरफ से ये सवाल खड़ा हुआ कि प्रवासी भारतीय तो सुना था, प्रवासी शिक्षक भी आपने दिखा दिए, प्रवासी शिक्षक क्या है। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया ने जाकर के एक पूरा का पूरा वीडियो बना दिया उस स्कूल का, जहां पर उन्होंने दिखाया कि बच्चे किस तरह से बैठे हुए हैं, ना तो कोई बिल्डिंग है ना डेस्क है, जमीन में बैठकर पढ़ाई हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि ये तो गुजरात मॉडल है और वो दिल्ली का मॉडल लाएंगे शिक्षा व्यवस्था का। अब मैं तो दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली के हर चुनाव में कहीं ना कहीं, जैसे कालका जी है, ये सब आप तो जानती होगी, ऐसा क्षेत्र है जहाँ मैं, मतलब गुजरात में और दिल्ली का तो कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। गुजरात और दिल्ली का इतना पिछड़ापन है, मैंने देखा है खुद। मैं वो उनके छोटे छोटे गांव में गया हूँ, जो लुटियन जोन से वो अलग हैं। बाकी दिल्ली का स्थिति क्या है वो मैंने मेरी
आंखों से देखा है। रही बात दिल्ली और गुजरात की बात नहीं करके आपने जो बोला कि गुजरात में शिक्षक की जो व्यवस्था, देखो किसी एक स्कूल का ऐसा एक व्यवस्था और पूरे गुजरात में आज हमने जो शिक्षा का मॉडल तैयार किया है, ये यही गुजरात के बच्चे ग्रेजुएशन होने के लिए इंजीनियरिंग मेडिकल में गुजरात बाहर जाते थे, वहाँ उनके साथ रैगिंग होता था, फीस भी कहीं गुना ली जाती थी, यहाँ तक कि जो एक्सप्लोरेशन, मतलब ये जो बच्चे ये एज में इतने, एक तरीके से आज गुजरात में इंजीनियरिंग सीट्स, मेडिकल सीट्स, इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ तक कि टीचर्स कॉलेज, ये कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि हम यहाँ फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो गुजरात ने कई ऐसे क्षेत्र भी बनाए हैं जहाँ देश में पहली बार ऐसी यूनिवर्सिटी बन रहे हैं। तो शिक्षा में बहुत काम हुआ है। केवल किसी एक स्कूल का ऐसा वीडियो, हाँ वो नहीं होना चाहिए, हम मानते हैं, लेकिन किसी एक स्कूल का वीडियो लेकर आप उसको पूरे गुजरात के साथ कंपेयर करोगे तो शायद आपको कहीं ना कहीं मीडिया में प्लेस मिल जाएगा। लेकिन गुजरात की जनता ये जानती है, क्योंकि गुजरात की जनता 27 साल से भरोसा कर रही है भारतीय जनता पार्टी के सरकारों पे, तो उनको तो पता है कि हमारे बच्चे कैसे स्कूल में जाते हैं, चाहे ठीक है माइलेज मिल जाता है टेम्पररी। बच्चों की क्योंकि आप बात करें और युवा यहाँ पर जो इतने सारे हमारे साथ भी बैठे हुए हैं, शराब और ड्रग्स का एक मुद्दा है जो इस बार गुजरात के चुनाव में सब जगह दिखाई दे रहा है, और इसको लेकर कहा जा रहा है कि जो भी पार्टी चाहे कांग्रेस हो या सत्ता में आएंगे तो हम इस चीज को, क्योंकि युवाओं में जो घर घर जाकर के इस तरह से चीजें हो रही हैं ड्रग्स को लेकर, शराब को लेकर, तो ड्राई स्टेट के नाम पर, कहने को तो ड्राई स्टेट है गुजरात, लेकिन अगर शराब पकड़ी जा रही है, अगर ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं, तो ये किसका फेलियर है? देखिए, ये बात आपकी सही है कि गुजरात में आज भी शराब पकड़ा जाता है, मैं इसे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन क्या शराब पकड़ना, ड्रग्स पकड़ना गलत है? कांग्रेस इस चीज़ का अगर विरोध करती है कि गुजरात में इतने ड्रग्स पकड़ा गए, तो क्या नहीं पकड़ना चाहिए? हमने ड्रग्स पकड़ने के लिए केवल एक एजेंसी नहीं लगी है, भारत भर की जो विविध एजेंसी है जो ये एंटी ड्रग्स के लिए जो काम कर रही है, उनका एक समन्वय करके एक ऐसी टीम बनाई है, ऐसी एक नई फौज बनाई है, ऐसी नई व्यवस्था बनाई है जो सरहदी स्टेट होते हैं, जैसे पंजाब है सरहद के स्टेट है, वैसे ही गुजरात सरहदी स्टेट है। तो जो ड्रग्स का आना होता है उस ड्रग को वहीं रोकना, यहाँ तक कि रोकने की बात नहीं, वो ड्रग्स अगर कोई अंदर आ गया, इसके बाद एंड तक उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सारी चैनल को कैसे रोका जाए, उसके लिए अगर गुजरात ने काम किया है वैसा किसी राज्य ने नहीं किया है, मैं ये दावे के साथ कहता हूं। तो आपको नहीं लगता कोई फेलियर है? आपको अभी मिले हैं ड्रग्स के पॉइंट, वही बता रहा है कि गुजरात की सरकार कितनी सतर्क है। तो फेलियर कुछ नहीं है, आपको लगता है कि ये सारे इस पर काम किया जाए? अगर आप किसी को रोकते हैं ड्रग्स पकड़ आने से, तो फेलियर कैसे माना जाएगा? फेलियर कैसे माना जाएगा? जितना ड्रग्स यहाँ आता है उतना ड्रग्स पकड़ते हैं, तो फेलियर कैसे माना जाएगा? तो मतलब ये एक ऐसा मुद्दा है जो जबरदस्ती उठाया जा रहा है? जबरदस्ती नहीं, आज भी कहीं होता है तो गुजरात सरकार उसकी चिंता करके सतर्कता से ऐसे ड्रग्स के जो भी कानून, मतलब जो गुने होते हैं, उनको रोकने का काम करती है। ठीक है, तो देवू सिंह जी, क्योंकि आप इतने अहम विषय बता रहे हैं जो गुजरात से जुड़े हुए हैं, गुजरात के मुख्य मुद्दे हैं, इन सब के बीच में फिर बीच बीच में ये गुजराती अस्मिता का जो कार्ड है वो अब सामने आ रहा है, उसकी क्या वजह है? वो उसकी जरूरत है कुछ अभी, ये बताना। देखिए, प्रत्येक राज्य को अपनी एक अस्मिता होती है, एक अपनापन होता है, और उसके साथ उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा, और ये परंपरा, संस्कृति, अपनापन, यही उनको एक अस्मिता खड़ी करता है। और ये अस्मिता मेरी है, ये मेरा गुजरात है, उसमें कहने में क्या क्यों शर्माना चाहिए? आज गुजरात जो बनाया है तो वो मेरा गुजरात है, मेरी गुजरात की परंपरा है, मेरी गुजरात की संस्कृति है, और ये संस्कृति परंपरा का मुझे गौरव है। ये कहने में किसी को नहीं झिझकना चाहिए, चाहे गुजरात के सिवा किसी और राज्य का हो, और राज्य का भी अपनी एक अस्मिता होती है और उसका हर किसी को सम्मान करना चाहिए, हमें भी उन राज्यों का सम्मान करना चाहिए। तो अब तो बीजेपी ने जो अपने सॉन्ग्स भी जारी किए हैं कैंपेन के लिए, और तमाम जो नारे हैं वो भी इसी के इर्द गिर्द, इसी नारे के इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं कि ये गुजरात मैंने बनाया है। बिल्कुल, जो बात सामने आई थी उसको लोगों ने इस तरह से लिया, खासकर आपके विपक्षियों ने, कि ये बात प्रधानमंत्री ने अपने लिए कही। थोड़ा सा वो क्लैरिटी चाहते हैं
क्योंकि सब लोग ये मान रहे हैं कि ये तो पीएम ने अपने लिए कहा कि उन्होंने ये गुजरात बनाया है, जबकि आपका कहना है कि हर गुजराती के साथ इसको जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, इस देश में भारत सरकार की कई योजनाएं चलती हैं सोशल सेक्टर के लिए, करीब करीब 150 से ज़्यादा किसी एक परिवार के नाम पर है। उसे क्या बोलोगे आप? अब तो आपने सब बंद करवा दी। नहीं, बंद करवा दी नहीं। हमने कई नई योजना बनाई, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री व्हाटएवर, कई, लेकिन कहीं किसी व्यक्ति का, किसी परिवार का नाम नहीं है। ये अंतर है, मैंने बनाया उसमें और हमने बनाया उसमें। ये जो प्रधानमंत्री, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, लेकिन जो लोग बता रहे हैं कि हमने बनाया है और प्रधानमंत्री यही बोल रहे हैं कि मैंने बनाया, मतलब गुजरात, प्रत्येक गुजराती बोल रहा है कि इस गुजरात को मैंने बनाया। क्यों नहीं वो गौरव करे? 27 साल से गुजरात के साथ पूरी दृढ़ता के साथ रहे, न केवल असेंबली में, लोकसभा में, स्थानिक स्वराज की चुनाव, इलेक्शन में, हर चुनाव में गुजरात के साथ दृढ़ता से जो गुजरात की जनता खड़ी है और जो डेवलपमेंट देखे, तो उसमें गुजरात की जनता गौरव क्यों ना महसूस करे? वो तो बोलेगी कि गुजरात हमने बनाया है। गुजराती अस्मिता के साथ ही सरदार पटेल भी जुड़े हुए हैं और वो भी मुद्दा है इस बार चुनाव में। कांग्रेस कह रही है कि ये जो स्टेडियम का नाम बदला, उसको वो भी बदल के रख देंगे क्योंकि वो तो सरदार पटेल की अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है। कांग्रेस को तो सरदार साहब का नाम लेने का बिल्कुल अधिकार नहीं। जिस तरीके से स्वतंत्रता के बाद नेहरू गांधी परिवार ने आदरणीय सरदार साहब का अपमान किया और यहाँ तक कि उनके अंत्येष्टि तक ये अपमानित किया कि उनके साथ उनका जो देश में उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उससे बाकी लोग जुड़े नहीं। तेल चित्र रखना था वहाँ लोकसभा में, जो आप तो दिल्ली में है तो आप जानती होगी। तो तेल चित्र रखने के लिए सरकार जब भाजपा की आई तब वो तेल चित्र रखा, सरदार साहब का कहीं नाम भी नहीं रखा थे। सरदार साहब के लिए तो मैं ये पूरा टॉपिक आपका चला जाएगा कि सरदार साहब का कितना अपमान उन्होंने किया है। नहीं, क्या वजह थी, क्यों कांग्रेस अपमान करती थी? ये तो कांग्रेस को पूछना चाहिए कि देश के इतने बड़े राष्ट्र के नेता, ये किसी प्रांत के नेता नहीं थे, किसी समाज के नेता नहीं थे, भारत के राष्ट्र के नेता थे। आज भी समाज में, मैं तो ये इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर आम्बेडकर हो, वो किसी वर्ग के नेता नहीं है, समाज के नहीं है, पूरे राष्ट्र के नेता है जिन्होंने भारत के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है। वैसे ही सरदार साहब का इतना बड़ा योगदान है और ना उनका कभी भारत रत्न कब दिया गया। कई प्रधानमंत्री तो जिंदे अपने आप जब जीवित थे तभी प्रधान अवार्ड ले लिया और सरदार साहब को मरणोपरांत भी नहीं दिया। इसका इतनी घृणा क्यों है? सरदार साहब को आप इतना नफरत क्यों करते हैं? ये कांग्रेस को पूछना चाहिए। 182 मीटर की विश्व प्रसिद्ध टॉलेस्ट स्टैच्यू बनाया, आज तक कोई कांग्रेसी नहीं गया वहाँ नमन करने के लिए। क्यों नहीं गए? आप सरदार साहब की बात कर रहे हैं। रही बात आपकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, तो ये संकुल बनाया है, कोई स्टेडियम नहीं है, एक स्पोर्ट्स संकुल ऐसा बनाया है कि जो आने वाले समय में वहाँ ओलंपिक तक खेला जाए वैसा आधुनिक अद्यतन संकुल बनाया है। उस संकुल में एक स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम दिया है। इसमें गौरव तो सरदार साहब का बड़ा है कि सरदार साहब के नाम का ये कॉम्प्लेक्स है, उनमें ये छोटा सा या जो भी है वो एक स्टेडियम बना है। ऐसे कई स्टेडियम बनेंगे आने वाले समय में। तो कांग्रेस कहती है कि आप सरदार पटेल को तो याद करते हैं लेकिन आप नेहरू को भूल जाते हैं, आप राजीव गांधी को भूल जाते हैं। उन्होंने जो नीतियां बनाई वही आप आगे बढ़ा रहे हैं और ज्यादातर तो उन्हीं नीतियों को आप अपने नाम पर ले लेकर आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनको आप भूल जाते हैं, ऐसा कांग्रेस कहती है। देखो, इस देश को बनाने में हर नेता का योगदान रहा है, हर पार्टी का रहा है। हम ये नहीं मानते कि किसी एक पार्टी ने, एक नेता ने ही इस देश को बना दिया। अब 75 के साल के बाद हम आए, वो भी आप जानते हैं कि जब अमृतकाल हो रहा है और जब अमृतकाल के समय में 8 साल से हम शासन कर रहे हैं, तो आने वाले समय में जब शताब्दी इस देश की जनता मनाएगी तब उसकी मजबूत नींव डालने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। वैसा ही इस देश में जब इंडिपेंडेंट हुआ तो कुछ काम उन्होंने किया होगा,
उसका हम इनकार नहीं करते हैं, पब्लिकली प्रधानमंत्री जी भी नहीं करते हैं कि इस देश को बनाने में किसी एक व्यक्ति का, किसी एक पार्टी का सहयोग मिला है, सबका सहयोग मिला था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सरदार साहब के प्रति जो बर्ताव किया, सरदार साहब का जो योगदान था उसको भुलाने की कोशिश की, एक तरीके से इतिहास में उनका नाम ना आए, ये बहुत निम्न कक्षा की राजनीति हुई। हम ये नहीं मानते हैं, हम ये मानते हैं कि जिस विजन के साथ करना चाहिए। देखिए अब कांग्रेस के लोग क्या बोलते हैं, आदरणीय मनमोहन सिंह जी क्या बोले, हमारे गुजरात के अभी के अध्यक्ष भी क्या बोले, इस देश के संसाधनों पे किसी एक वर्ग का अधिकार है, तो इतना अपीजमेंट करने की क्या आवश्यकता है। हम ये बोल रहे हैं इस देश के संसाधनों पे गरीब का अधिकार है, दलित का अधिकार है, पिछड़ा का अधिकार है, क्यों ना हो, उन पर अधिकार होना चाहिए। तब जाके पूरा सर्वव्यापी सर्व समावेशी अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो किसी एक क्षेत्र को अगर डेवलप करेंगे। तो आपको लगता है इस चुनाव में भी अपीजमेंट वाला जो नारा है कुछ दलों की तरफ से वो हो रहा है क्या? देखिए अपीजमेंट वाला कोई नारा नहीं होता है, गुजरात की जनता तो ये हर चीज समझती है। हाँ। उनमें ये सफर किया है अपीजमेंट की राजनीति को, गुजरात ने बहुत अच्छी तरह गुजरात की जनता जानती है, इसीलिए तो हमें सपोर्ट कर रही है इतने सालों के बाद। उनको मालूम है कि इंपीचमेंट की राजनीति के कारण गुजरात को नहीं राष्ट्र को भी बड़ा नुकसान हुआ है। चलते चलते अंत में देवू सिंह जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को तो बीजेपी के नेता जो लगातार बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं वो कहीं स्टैंड नहीं करती, कांग्रेस कुछ चुनौती है या नहीं है? देखिए राजनीति में हर दल चुनौती होता है, हम वास्तविकता से इनकार नहीं करते। और 2300 साल पहले एक समाजशास्त्री ने बोला था कि आप चुनाव तब हार जाते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे हराने वाला कोई नहीं है। तो हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि हम अति विश्वास से लड़ने वाले नहीं, हम हर चुनौती को समझते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि गुजरात की जनता की जो समझदारी है, जो परिपक्वता है, उन पर हमें भरोसा है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो लोग आते हैं वो चुनाव के कारण आते हैं, न गुजरात की जनता की सुख दुख में कभी उन्होंने हिस्सा मतलब भाग बटाया है कि ये उनके साथ खड़े हैं। केवल राजनीतिक मतलब से आने से गुजरात उनको सपोर्ट नहीं करेगी, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया देवू सिंह चौहान जी हमसे इस खास बातचीत के लिए, और जिस तरह से आपने ये बात कही कि चुनौती खास करके अपने विरोधियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ लड़े, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इस मंत्र के लिए। संगीत के सुरों से सजी है इस बार की तेजस्विनी। जो भारतीय संगीत है वो भक्ति का ही मूल है उसके अंदर। जिस दिन आप सीखना बंद कर दोगे तो आप जीवित हो लेकिन जिंदा दिली आपके अंदर नहीं रहेगी। जागो बंसीवारे। तो देखिएगा मेरे साथ तेजस्विनी का ये विशेष अंक शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। आप मिलेंगे उन स्टार्टअप फाउंडर्स से जो हैं एनवायरनमेंट इंडस्ट्री से। दुनिया भर में मटेरियल जमीन से निकाली जाती है, हम ये मटेरियल रिसाइकिल करके निकालते हैं। हमारी दुनिया में हम बोलते हैं लिथियम आज का नया तेल है। कि गीला कचरा और गंदा पानी ये एक ग्लोबल इशू हो गया है, इसको सस्टेनेबल रिसोर्स के साथ यूज करने के लिए कोई ना कोई पद्धति की जरूरत तो है। ये जीवित प्राणी हैं, ये सांस लेते हैं, ये खाना खाते हैं और फिर वेस्ट भी जनरेट करते हैं। रंग तरंग में इस बार एक कलाकार की जीवन यात्रा, किताबों का सुंदर संसार, कुचिपुड़ी नृत्य के सुंदर रंग, मुलाकात बांसुरी वादक नैश नोबियर के साथ। देखिए इस बृहस्पतिवार दोपहर 3 बजे और रविवार दोपहर 3:30 बजे केवल डीडी न्यूज पर।
बाली में भारत को मिली G20 की अध्यक्षता। पीएम ने रखा भारत की G20 अध्यक्षता का एजेंडा। G20 सम्मेलन के आखिरी दिन जारी हुआ दस्तावेज। भारत को मिली बड़ी राजनयिक सफलता। पीएम मोदी ने की कई द्विपक्षीय बैठकें। बाली सम्मेलन के नतीजों और भारत की अध्यक्षता पर करेंगे विशेष चर्चा। गुजरात में चुनावी माहौल में बढ़ी गर्मी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले नई मुश्किलों में आम आदमी पार्टी। इन आरोपों पर करेंगे सियासी चर्चा। होगी देश, दुनिया और खेल की बाकी खबरें। देखिए न्यूज़ 9 मेरे साथ रात 8 बजे। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। क्या आप अपनी स्टार्टअप को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं और अपनी स्टार्टअप को ग्रो करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं? स्टार्टअप करने के लिए, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए क्या आपको भी बहुत डर लग रहा है? स्टार्टअप करना है ना, तो स्टार्टअप चैंपियन से सीखो। देखिए startupchampions.o डीडी नेटवर्क पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ईस्ट इंडिया कंपनी के नियमों के तहत अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हम देवी चकम्मा का मंदिर बनाकर ही रहेंगे। नियम बनाने वाले आखिर होते कौन है ये लोग? मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। आपको कट्टबोमन को पकड़ना है ना, मैं आपकी सहायता करूंगा।
कितना बदला गुजरात? गुजरात के इस डीडी कॉन्क्लेव में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम गुजरात से जुड़े तमाम मुद्दों पर, गुजरात चुनाव से जुड़े तमाम मुद्दों पर हम लगातार बात कर रहे हैं। चुनाव की बात होती है तो हमेशा बिजली, पानी, सड़क, ये तीन मुद्दे हैं। अगर आज थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो आपको ध्यान आएगा ये तीन मुद्दे हमेशा चुनावों को डोमिनेट करते रहे हैं। हालांकि आज हम इससे थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा पीछे पलट के देखें तो जैसा मैंने कहा, बिजली, पानी, सड़क, बीएसपी फैक्टर, ये चुनाव में हमेशा जो है वो डोमिनेट करते रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है 2012 में जब मैं यहां पर आया था तो यहां से कुछ दूरी पर सुरेंद्र नगर जो है, अहमदाबाद से कुछ दूर पर है, वहां पर पानी की भयंकर किल्लत थी। और जब उसके अगले चुनाव में आया, और सुरेंद्र नगर नहीं बल्कि आसपास के तमाम जिलों में पानी उस वक्त एक बड़ा मुद्दा था कि गांव में पानी नहीं है। लेकिन 2017 में वहां पर नल से जब पानी पहुंचा तो वहां सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि लोगों के घरों में पानी पहुंचा। गुजरात को लेकर अगर बात करें, गुजरात में पानी हमेशा एक समस्या रही है, लेकिन अब यह सरकार जो है, बीजेपी सरकार दावा करती है कि अब गुजरात पहला राज्य हो गया है जिसने अपने लक्ष्य से ज्यादा तेजी से अचीव किया और गुजराती नववर्ष पर हर घर नल से जल पहुंचा दिया गया। यह बीजेपी दावा करती है। इन तमाम दावों की हम पड़ताल भी करेंगे और पानी क्या आज भी इतना अहम मुद्दा है, और अगर पानी पहुंच गया तो क्या इसका बेनिफिट, डिविडेंड जो है वो बीजेपी को मिलेगा। तमाम चीजें हैं जिस पर हम बात करेंगे। हर घर नल से जल, विकास की गति को मिला कितना बल, इसी पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ जो पैनल है, आइए उनका भी मैं परिचय करवा दूं। मेरे साथ हितेंद्र पटेल जी हैं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ हितेंद्र पटेल जी का। हेमांग रावल जी का तालियां बजाकर स्वागत करें, कांग्रेस के प्रवक्ता हेमांग रावल जी। मेरे साथ मित्तल पटेल जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, इनका भी स्वागत जोरदार तालियों के साथ। और केतन त्रिवेदी जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं के, इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मैं जरूर, क्योंकि ये जनता से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए जनता के सवाल लेने की भी कोशिश करूंगा, लेकिन शुरुआत मैं करता हूं इससे, क्योंकि ये गुजरात के बारे में कहते हैं गुजरात तो सरदार की धरती है, सरदार पटेल की धरती है, और अब सरदार सरोवर की भी धरती है, सरदार सरोवर बांध। लेकिन एक ऐसा बांध जिसको बनने में 56 साल लगे, जिसकी नींव रखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन उसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 56 साल में एक बांध बनकर तैयार होता है, और वो बांध जिसके कारण आज गुजरात के 3000 से ज्यादा गांव में पानी मिल रहा है, किसानों को पानी मिल रहा है और पीने का पानी भी पहुंच रहा है। ये तमाम योजनाएं जिनके बारे में कहा जाता है, इन सबके पीछे दरअसल बीजेपी की सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का विजन है। हेमांग रावल जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं इस डिबेट को। क्या आपको लगता है कि बीजेपी दावा करती है हर घर नल, हमने जल से नल पहुंचा दी, और एक जो है ये एक गुजरात के लिए पूरा बदलाव का एक बड़ा कारण है, आपको क्या लगता है? देखिए, आपने जो बताया कि बिजली, पानी और सड़क, गुजरात में जो यहाँ पे मेरे साथ बुजुर्ग बैठे जो 27 साल पहले उन्होंने कांग्रेस का शासन देखा है, उन्हें भी पता है कि गुजरात की सड़कें पहले से थी अच्छी, गुजरात में बिजली कभी भी नहीं जाती थी। तो बिजली, हाँ, पानी की किल्लत थी, पानी की किल्लत थी। सरदार पटेल सरोवर जो हमने बनाया, जवाहरलाल नेहरू जी ने इनकी नींव रखी थी, उसके बाद इनका काम चला, और आज गुजरात में उनके बदौलत कहीं कहीं जगह पे पानी की जो किल्लत है वो लगभग सॉल्व हो चुकी है। लेकिन अगर बीजेपी ये दावा करती है कि 100% घरों में हमने बिजली दे, हमने पानी दे दिया है, तो आपको मैं एक छोटा सा 8,900 करोड़ का इनका बजट था, जो हर घर नल का बजट था, इसमें से 3,800 करोड़ का कौभांड हुआ है। एक गांव में जहां पे 150 घर है, वो 150 घर में 450 नल के कनेक्शन दे दिए गए। ये बात गुजरात में है। और आप अगर पानी की बात करते हो और पानी की किल्लत की बात करते हो, ये मेरे पास कुछ फोटोग्राफ है। यहाँ पे अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की टैंकर, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में टैंकर से पानी दिया जाता है। अगर हर घर नल होता तो ये यहाँ गुजरात के चारों क्षेत्र है, दक्षिण है, और कच्छ में दिखाई दिया है, मैंने सूरत का दिखाया हुआ है, यहाँ सौराष्ट्र का दिखाया हुआ है, और उत्तर गुजरात का दिखाया हुआ है। ये चारों जगह पे टैंकर से पानी आता है। क्या 100% पानी अगर आपके पास आता है तो अभी भी लोगों को अहमदाबाद जैसी बड़ी, यहाँ में लिखा है, स्पष्ट लिखा हुआ है, ऑन ड्यूटी एएमसी, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। ये पहली बात। दूसरी बात, ये तो सिटी की बात है, हम यहाँ बहुत अच्छी तरह से ये अच्छा मिनरल वाटर पीते हैं, हमें धन्यवाद देना चाहिए भगवान का, हम सब लोग पीते हैं। लेकिन
गांव की हालत क्या है? गांव में एक सरपंच ने एक आदमी ने बोला कि मुझे पानी नहीं है मेरे पास, मुझे कुआं खोदना है, तो कि 60,000 रुपीस का बजट होगा। उसने अपने आप कुआं खोदा, 2 साल तक अपना कुआं खोदा। आज वो कुआं जो खोदा हुआ है उसके अंदर लोग वहां पे गांव में पानी भरते, 10-10 किलोमीटर तक उनको पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। आपने काम किया है, अच्छी बात है, बट आप इसको ओवर करके मत बोलिए कि हमने 100% पानी दे दिया। 100% पानी नहीं मिला है, ये सनातन सत्य है। ओके, हितेंद्र पटेल जी, आपने काम किया होगा, लेकिन 100% नहीं। दावे वो कह रहे हैं कि आप बड़ा चढ़ा के करते हैं और काम कम हुआ, दावे ज्यादा करते हैं। देखो, नरेंद्र मोदी जी अक्सर कहा करते थे कि जल वो प्रसादी है प्रभु की, उसका इस्तेमाल अच्छी तरह से किया जाए और उसको बचाया भी जाए। कमनसीबी देश की ये रही कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी किसी देश के प्रधानमंत्री को लाल किले से पानी के लिए गुहार लगानी पड़ी। उनको लाल किले से एक नया मिशन 2019 15 अगस्त 2019 को एक नया मिशन उसने शुरू किया, जल जीवन मिशन। तो आज़ादी के इतने साल बाद देश में जल शक्ति मंत्रालय अलग से नहीं था, जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया और जल जीवन मिशन बनाया गया। पानी देने की बात जब थी तो 50% से ज़्यादा गाँव में, 50% से ज़्यादा आबादी में आज़ादी के 70 साल तक पानी का नल नहीं पहुंचा था। लोगों को पीने लायक पानी शुद्ध पूर्ता नहीं मिल पा रहा था। ये वास्तविकता रही है और इसके हिसाब से ही नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि उनका जो पूरे देश का भ्रमण रहा था, बड़ा प्रधान के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर और प्रचारक के तौर पर, तो उन्होंने लोगों की जो मुश्किलें देखी थी, उनकी जो गांव वालों की, गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़ी भी, जो भी जहां जाते थे तो उनको पता चलता था कि शौचालय की मुश्किल है, घर की मुश्किल है, पीने के पानी की मुश्किल है। आज़ादी के इतने साल बाद भी देश के 18,000 गाँव में बिजली नहीं पहुंची थी, घर में नहीं, 18,000 गाँव में बिजली नहीं पहुंची थी। तो ये सब देखते हुए ये जल जीवन मिशन शुरू किया। जल जीवन मिशन नहीं मात्र जल से पानी देने का था, हर घर को नल पहुंचाना था, पानी पहुंचाना था और ये निरंतर शुरू रहे। इसके लिए पानी के स्रोत थे, पानी को बचाना था, वाटर हार्वेस्टिंग करना था, वाटर रिचार्ज करना था और नल पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाना था। तो पूरा मिशन पिछले 3 साल में काम कर रहा है। मैं दो फिगर बता रहा हूं कि 70 साल में 50% आबादी तक पानी नहीं पहुंचा था, पिछले सालों में अब ये 86% तक पहुंच गया है। देश की बात कर रहा हूं। गुजरात की बात करो तो सदनसीब है हम लोग कि गुजरात में 2019 तक 71% लोगों के वहां नल था, पानी था। आज वो 96% तक पहुंच गए। उसमें से देश में 8.70 करोड़ घर तक जो नल पहुंचाया, उसमें से 5.5 करोड़ तो ये 2 साल में जल जीवन मिशन शुरू हुआ, इसके बाद में हुआ है। और आने वाले दिनों में 2024 तक पूरे देश में, गुजरात में तो हो ही चुका है, लगभग हो चुका है। आप कह रहे हैं गुजरात में लगभग हो चुका है, वो कह रहे हैं कि अहमदाबाद में भी, अहमदाबाद शहर के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी है। जो नहीं हुआ है, ग्लास जो कम भरा हुआ है, अधूरा है, उसकी बात बताने का। लेकिन ये आजाद गुजरात 1960 में अलग हुआ था, देश 1947 में आजाद हुआ था। तब तक ये क्यों रहा? 50% तक लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, गुजरात में 30% तक लोगों को पानी नहीं मिल रहा था। और बात रही नर्मदा की, आपने बताया कि 56 साल तक ये नहीं हो पाया। ये केस स्टडी बन जाएगा लोगों के लिए, पॉलिटिक्स वालों के लिए और ये पत्रकारों के लिए कि भी 56 साल तक कोई ये योजना कैसे चल सकती है। किसी ने शिलान्यास किया, बहुत अच्छी तरह से किया, लेकिन गुजरात पर उसका नाम जो कि सरदार सरोवर था, तो सरदार साहब के ऊपर भी उनका वो क्या रहा मुझे पता नहीं है। लेकिन ये 56 साल तक योजना नहीं 56 साल तक तो योजना पूरी नहीं हुई, वो अलग बात है। लेकिन दरअसल आप देखें, क्योंकि 1961 में नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन अगर वास्तव में देखेंगे तो इसका सपना जो है सरदार पटेल ने 1945 में देखा था, आजादी से पहले देखा था। योजना बनने में और योजना बनने के बाद जमीन तक पानी पहुंचने में इतने साल लगे, उसके पीछे बहुत सारी चीजें चलती रहीं। अभी तो जो एक ताकत जो इस सरदार सरोवर डैम को लेकर
एक ताकत जो लगातार काम करती थी। अभी चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ उनका नाम भी जुड़ा था, लेकिन वो फिलहाल चुनाव में तो नहीं है। लेकिन मित्तल पटेल जी, आपको लगता है कि ये पानी जो है ये एक इशू है आज गुजरात में? अगर सबके घर पानी पहुंच गया तो इशू नहीं होना चाहिए, लोग खुश होने चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है आज भी ये इशू है गुजरात में? मैं पीने के पानी के बारे में शायद ज़्यादा बात ना करूं, क्योंकि मैं मानती हूं कहीं ना कहीं कि पीने के पानी के लिए काफ़ी सारी कोशिशें हो रही है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो 5 साल 6 साल पहले हम जिन बस्तियों में काम करते तो काफ़ी किल्लत थी वहाँ पे। आज ऐसा है कि सुनते भी है और नल लगने भी लगा है। ऐसा मैं 100% नहीं बताऊंगी कि हो गया है, बट काफ़ी सारा काम हुआ है। पर पानी मुद्दा बन सकता है। जो वाटर टेबल, मैं पर्टिकुलर नॉर्थ गुजरात की बात करूँ, सौराष्ट्र के कुछ इलाकों में बात करूँ जहाँ पे वाटर टेबल काफ़ी डाउन जा रहा है, और आप नॉर्थ गुजरात में तो शायद आपने देखा भी होगा कि काफ़ी सारे आंदोलन भी छिड़े, काफी सारी बड़ी कम्युनिटी बाहर आई, फार्मर्स खास करके बाहर आए, और सबकी जो एक अपेक्षा, सरदार सरोवर डैम नर्मदा, गुजरात की जीवादोरी बोलते हैं उसको, और हर घर में पीने के लिए पानी में भी वो यूजफुल हुआ। बट कहीं ना कहीं ये चीज आती है कि हमें खेतीबाड़ी में भी ये पानी चाहिए, हमारे डैम जो है इससे भरने चाहिए, हमारे तालाब भी भरने चाहिए। मैं एक चीज और भी बताऊंगी कि सरकार की कुछ ना कुछ हद से कोशिश भी दिख रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि मैं पानी के लिए भी हम लोग काम करते हैं, पर शायद हम सबकी बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है। अब उस डिमांड को कैसे फुलफिल करना, क्योंकि नर्मदा डैम का पानी जो है वो पीने के लिए ज्यादा, और बहुत सारे बोलते हैं कि भाई इंडस्ट्रीज में ज्यादा यूज होता है ये सब, पर फार्मिंग में भी बहुत ज्यादा ये यूज होता है। शायद मैं मानती हूँ कि भूगर्भ जल की हम बात करें, वो मुद्दा ज्यादा, ये हर घर नल से भी ज्यादा मैं मानती हूँ। मैं एक आंकड़ा देख रहा था, वो ये कहता है कि जगह गुजरात के जल स्तर 1975 में 20 मीटर जो है नीचे था, 2001 में बताया जाए 200 मीटर तक नीचे। आज क्या सिचुएशन है गुजरात की, और क्या उसके लिए आपको लगता है कि काम हो रहा है? क्योंकि जमीन में अगर पानी नहीं होगा तो फिर क्या? आज आप नॉर्थ गुजरात की मैं पर्टिकुलर बात करूं, क्योंकि वहां पे हम भी वाटर मैनेजमेंट को लेके काफी काम करते हैं, तो 800 से लेके 1200 फुट तक पानी चला गया है। मसला ये है, अभी फिलहाल ही नेशनल वाटर बोर्ड ने भी जो रिपोर्ट दिया उसमें उन्होंने नॉर्थ गुजरात के कुल 47 ब्लॉक में से 34 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पे उन्होंने बोला कि भूगर्भ में से आप एक मतलब बाल्टी भी पानी मत निकालो, वो डेंजर सिचुएशन में हम पहुंच गए हैं। सरकार की अगर मैं प्रयत्न की बात करूं तो हाँ, सुजलाम सुफलाम अभियान, यहाँ पे जल शक्ति मिनिस्ट्री तो है ही, खैर वो तो कोशिश कर ही रही है, पर सुजलाम सुफलाम अभियान जो तालाबों खोदने के लिए जो बरसाती पानी को हम जितना स्टोर कर सके उसके लिए उनका एक दिख रहा है यहाँ पे। अगेन ये बात आती है, मैं ये सरकार का अभियान काफी सारे पैसे भी डाल रहे हैं, पर एक मॉनिटरिंग सिस्टम शायद मैं मानती हूँ कि बहुत मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे पानी की जो किल्लत हो रही है ना, अगले 10 साल में अगर हम इतना ध्यान नहीं देंगे तो वो माइग्रेशन जो 40-50 साल पहले हमने देखा और आज पूरे शहर भरे पड़े हैं, शायद वही माइग्रेशन फिर से दोबारा देखेंगे, क्योंकि बोरवेल की टेक्नोलॉजी आई, दैट्स व्हाई आज हमें समृद्धि गांव में दिख रही है। पर अगर ये बोरवेल में पानी ही नहीं रहेगा, अगर नर्मदा की पानी की सब अपेक्षा रखेंगे, तो मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ा मसला पर जब चुनाव की बात होती है केतन जी, तो चुनाव में तो लोग पीने के पानी की ज्यादा बात करते हैं। अभी जाहिर सी बात है कि एक बड़ा इशू है ये राज्य में, और खासकर प्राकृतिक संसाधनों पर तो कोई पॉलिटिकल पार्टी बात करती नहीं, लेकिन चलिए आज ये भी चर्चा हो रही है, इसी बहाने ये भी चर्चा हो रही है भूगर्भ पर, उसमें आम जनता की भी बहुत बड़ी भूमिका है, वाटर हार्वेस्टिंग से लेकर बाकी सब चीजों को लेकर। आपको लगता है गुजरात में उस दिशा में काम हो रहा है, या फिर लोग इन खतरों को लेकर चिंतित हैं, या फिर चुनाव में ये सब मुद्दे उठने चाहिए लेकिन क्या उठते नहीं, इसकी चिंता आपको होती है? मुझे लगता है कि चुनाव से इन मुद्दों का ज्यादा लेना देना नहीं है, कि चुनाव में बातें होती है, चर्चाएं होती है, लेकिन लोगों की जो वोट करने की के पीछे की जो मानसिकता है, इसको अभी हमारे कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट ठीक से पकड़ नहीं पाया है। 1995 के बाद जब केशुभाई पटेल की सरकार ने पहली बार चेक डैम योजना शुरू की, और तब से पानी बचाओ और बारिश का पानी को संग्रहित करो, उस दिशा में गुजरात में जो भी काम हुआ है, मैं मानता हूं कि सरकार के साथ गुजरात की जनता को भी इतना ही अभिनंदन देना चाहिए, क्योंकि जनता की भागीदारी से हुआ है। चेक डैम की योजना हो, और उसके बाद नरेंद्र भाई जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, नर्मदा योजना स्केल अप हुई, फिर बाद में नरेंद्र भाई ने काफ़ी सारी सुजलाम सुफलाम योजना, सौनी योजना, फिर वो नर्मदा के पानी से और डैम भरना, बहुत सारी अलग अलग योजनाएं आई और पानी को लेके बहुत काम हुआ। तो लेकिन उसका जो फाउंडेशन है उसमें कहीं ना कहीं ये जो 1995 के बाद जो एक जन आंदोलन हुआ
पानी को लेके उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मित्तल बहन ने बताई, मैं मानता हूँ कि गुजरात के लिए आज वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नर्मदा के पानी की बात हो या और कोई स्कीम के पानी की बात हो, यूजेज ऑफ वाटर को जब तक हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि पानी आपको एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए या और इंडस्ट्री के लिए चाहिए, जब तक वो जो नर्मदा का अपना मैंडेट था या कोई और स्कीम का जो अपना मैंडेट है पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, जब तक हम उसको फॉलो नहीं करेंगे और जब तक हर एक विस्तार की जो ज़रूरियात है उसको ध्यान में रखते हुए वो मैंडेट तैयार नहीं करेंगे, तब तक ये सब बाधाएं आती रहेगी। ओके, पर चुनाव के संदर्भ में मुझे लगता है, आपने कहा तो चुनाव के संदर्भ में ये जरूर है, सरदार सरोवर परियोजना के बात जरूर होती है। हेमांग जी, आपने बड़ी दिलचस्प बात अभी जब आपने शुरू की थी तो आपने कहते कहते उस वक्त आप पूरी बात अपनी कर ले, मैंने इसलिए टोका भी नहीं और मैंने कहा अगले राउंड में उस पर बात करूंगा। आपने करते करते बोल दिया सरदार सरोवर बांध की परियोजना हमने दी, हमने उसको पूरा करा। तो सवाल यह है कि ये चुनाव में क्या ये क्रेडिट के लिए, क्योंकि बीजेपी की तो कहती है कि आपने तो नारियल फोड़ दिया था पर कुछ किया नहीं, पूरा हमने करवाया, तो क्या लगता है कि चुनाव में आप कैसे लोगों को बताएंगे कि इस योजना के लिए, और अगर आप एक्चुअल में काम कर रहे थे तो 56 साल क्यों लग गए एक योजना? देखिए, पहली बात मैं ये बता रहा हूं, मैंने अभी जितने भी आंकड़े आपको दिए वो विधानसभा के आधिकारिक आंकड़े थे, जो भी आंकड़े किए। अभी मैंने ट्विटर का आंकड़ा नहीं दिया है, जो हर्ष भाई संघवी ने बोला है कि गुजरात में 100% लोगों को घर में पीने का पानी पहुंच गया है। अब उन्हीं के प्रवक्ता यहाँ खंडन कर रहे हैं कि नहीं 100% नहीं, 96%। तो ये बात मैं आंकड़े के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं जो बोलूंगा वो आंकड़ा मेरा होगा, वो परफेक्ट विधानसभा का आंकड़ा होगा। नहीं, सरदार सरोवर की डैम की मैं यही बता रहा हूँ। सरदार सरोवर का काम कांग्रेस ने चालू किया था, कांग्रेस के समय में हुआ था, कांग्रेस की सरकारों ने, चिमन भाई पटेल की सरकार ने इतना बड़ा काम किया, सरदार सरोवर की बांध पूरा बन गया था। अब जो अभी की बात है, अभी 5 लाख हेक्टर, आपको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, सिंचाई के लिए 5 लाख हेक्टर का अभी माइनर कैनाल का काम अभी भी बाकी है, अभी तक लोगों तक नहीं पहुंचा है। अब गुजरात की स्कूलें हैं, गुजरात की जो भी सरकारी स्कूलें हैं, विधानसभा का आधिकारिक आंकड़ा है 31% स्कूल में पानी पीने का अवेलेबल नहीं है। 31% स्कूल, अंडरलाइन कर रहा हूं। अगर आप दावा करते हो, पानी का दावा करते हो, पानी का आप संकल्प करते हो, तो वो तो सही बोलो, आप उसमें भी आप राजनीति लाते हो। गुजरात के पीने का पानी में विधानसभा का आंकड़ा 31% स्कूलों में पीने का पानी नहीं है, और वो कह रहे हैं कि भाई इस योजना में अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। तो फिर सवाल यह कि ये दावा कैसे कि भाई ये हमने बदल के रख दिया सब कुछ। मैं गुजरात की जनता का धन्यवाद करता हूं कि पिछले 27 साल से उनको ये सवाल करने की भूमिका में रख दिया है, क्योंकि सच्चा बोलना उन्होंने अपने आप को और अपने परिवार को मना कर दिया है। जो भी बात करते हैं वो ऑडिटेबल करते हैं। क्या ये बात सही नहीं है कि गुजरात में पहले एक कहावत थी कि बंदूकें दे दो पर धंधुके ना देता? पानी की वजह से वहां कोई शादी नहीं करते थे अपनी लड़की की धंधु के एरिया में। ये सही नहीं है? क्या ये सही नहीं है कि थराद के लोग बारी बारी से हफ्ते में एक लोग सोमवार को, एक मंगलवार को, एक बुधवार को परिवार के 7 लोग 7 दिन में नहाते थे साहब? ये बात सही नहीं है? क्या ये बात सही नहीं है कि सौराष्ट्र के गोंडल एरिया में वो खटिया में बिठ के लोग नहाते थे और नीचे ट्रे रख के पानी उसका ले लेते थे और वो पशुओं को पीने के लिए रखते थे? क्या ये बात सही नहीं है कि वहां पानी का व्यापार होता था, 40-50 रुपए में उसका डिब्बा मिलता था? क्या ये बात सही नहीं है? क्या ये बात सही नहीं है कि सैफुद्दीन सोज जब जल मंत्री थे तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके नर्मदा का काम रुकवाने का पिटीशन किया था? क्या ये सही नहीं है? क्या सही नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गुजरात सरकार पे एक फाइन लगाया था, ट्रिब्यूनल में गए थे कि गुजरात सरकार कैनाल का काम उसकी लिमिट से पहले और ज्यादा कर रहे हैं और इसकी वजह से पानी ज्यादा गुजरात में बह जाता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का काम कम होता है, क्योंकि गुजरात को इलेक्ट्रिसिटी कम है और हमारी ज्यादा है। तो ये बात सही नहीं है। ये रिकॉर्ड में, इतिहास में पड़ा है। और सरदार सरोवर डैम चिमन भाई ने बनाया था, लेकिन किसानों के पैसों से बनाया था, किसान विकास पत्र लिया था। आपकी कांग्रेस सरकार की मुखिया ने तो पैसा देने का मना कर दिया था, क्योंकि ये सरदार सरोवर डैम था, सरदार साहब के नाम से जुड़ा हुआ था, और इसीलिए इतने साल 45 से तो प्रोजेक्ट रखा था, 62 में उसका नींव डाली गई और 95 तक चिमन भाई ने पहले 90 में उसको किसानों के पैसों से, किसान विकास पत्र से शुरू किया। 95 में जब केशुभाई पटेल साहब मुख्यमंत्री आए तब उसकी पहली मंजूरी मिली और डैम को
नरेंद्र मोदी साहब को अनशन करने पड़े डैम की ऊंचाई बढ़ाने के लिए। ये क्या है, सही बात नहीं है क्या? ये सब लोग नहीं जानते? गुजरात की जनता ने वो पहचाना है, जाना है, उन लोगों की दानत को भी पहचाना है, और इसीलिए पिछले 6 बार से ये भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है कि हर घर बिजली पहुंची है, हर घर जल पहुंचा है, हर घर शौचालय पहुंचा है, हर घर गैस का कनेक्शन पहुंचा है, किसानों को पानी मिल रहा है, किसानों को बिना ऋण 0% इंटरेस्ट पे उसको ऋण मिल रहा है। और जो नर्मदा योजना की बात कर रहे हैं, तो अगर वो पानी की बात करने का उनको अधिकार इसीलिए नहीं है कि डैम 121 फीट पर बन गया, उसके बाद भी 8 साल तक इसके दरवाजे बंद करने की मंजूरी क्यों नहीं दी थी? और नरेंद्र मोदी साहब जब बन गए तो 17 दिन में मंजूरी कैसे मिल गई? वो कह रहे हैं कि भाई आपकी सरकार, अब जो पृथ्वीराज चौहान जी का बता रहे हैं, जल शक्ति मंत्री अपने सैफुद्दीन सोज जी थे, उनकी ये सब तो एक इतिहास है, जाना माना है, सब हमने अखबारों में पढ़ा, इसके बारे में खबरें पढ़ी, तो फिर क्यों? ये इतिहास के पीछे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन था। मेघा पाटकर ने, यहाँ पे तो गुजरात में कांग्रेस के लोगों ने मेघा पाटकर को यहाँ से खदेड़ा था, हमने खदेड़ा था। यहाँ पे अभी भी हमारे सुनील जिकार के ऊपर समन्स आया हुआ है। अभी मैं तो विनती करता हूँ, आप नर्मदा को इतना, गुजरात की जनता को, सरदार सरोवर को प्यार करते हो, तो हमारे ऊपर भी जो केस है, आपके ऊपर भी जो केस है, वो वापस ले लिए जाए। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता के ऊपर केस थे, इसका मतलब ये था कि हम नर्मदा विरोधियों के विरोधी थे। मध्य प्रदेश में इन्होंने आसरा दिया था। लेकिन आप अभी मेधा पाटकर की बात कर रहे हैं, आपने अभी दिलचस्प बात करी, आपने अपने मेधा पाटकर का नाम ले लिया। वो मेधा पाटकर तो भारत जोड़ो यात्रा में उनका एक हिस्सेदारी है। भारत जोड़ो यात्रा में मेधा पाटकर और उनके सहयोगी जो हैं राहुल जी के साथ साथ चल रहे हैं। आज आप मेधा पाटकर जी को जो है विलन बना रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, खलनायिका बना रहे हैं। बहुत अच्छा बोला आपने, पूछा तो मैं आपको बताता हूं। ये वही मेघा पाटकर है जिनको यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भगाया था। तो फिर आप तो राहुल जी के साथ हैं, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन आज तो भारत जोड़ो यात्रा में कदम ताल कर रही है राहुल जी के साथ। भारत जोड़ो यात्रा है, उसमें कोई भी आ सकता है। मैं हितेंद्र भाई का भी स्वागत करता हूं। भारत जोड़ो यात्रा जोड़ने के लिए यात्रा है। कोई अगर उनके साथ आता है, हितेंद्र भाई आता है, तो उनका जो विचारधारा है वो हमारे में जुड़ नहीं जाती है। दूसरी बात, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, शिवराज पाटिल की सरकार ने ये नर्मदा डैम का ये जो सैफुद्दीन सोज वाली बात बता रहे हैं ना, उसमें चिट्ठी लिखी थी उन्होंने कि इसका आप रिव्यू करें। वो रिव्यू अगर कोई राज्य चिट्ठी लिखता है तो ट्रिब्यूनल को ये बताना पड़ता है, मिनिस्टर को, कि ये राज्य ने चिट्ठी लिखी, आप इसका रिव्यू करो। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन ने चिट्ठी लिखी थी, इसलिए रिव्यू हुआ। अब बात हो रही है पीने का पानी की। अहमदाबाद एक मिनट आप रुक जाइए, क्योंकि मैं जरा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इश्यू है। मैं चाह रहा हूं कि गुजरात की जनता को ये मित्तल पटेल, खलनायक कौन है आखिर इसमें? ये जो पूरी कहानी है, इसमें कोई तो खलनायक होगा ना। 56 साल, मैं फिर कह रहा हूं, देश को भैया जानना चाहिए कि 56 साल एक योजना, मतलब देश की रफ्तार ये नहीं हो सकती विकास की कि सरदार पटेल सपना देखें, नेहरू जी उसकी नींव रखें और नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करें, तो मतलब ऐसे तो देश चल लिया। तो कोई तो खलनायक खलनायिका होगा इसमें। मैं मानती हूँ कि बहुत छोटी हूँ मैं ये खलनायक और खलनायिका बताने के लिए, पर मैं इतना जरूर बताऊंगी कि नर्मदा हमारी जान है, और गुजरात की नहीं पर राजस्थान से लेके सब एरिया की। वहाँ पे जो आदिवासी के पुनर्वसन की जो बात आई, मैं हमेशा, थोड़ा अलग सी बात है बट मैं बताऊंगी कि उनका रिहेबिलिटेशन सही ढंग से बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। शायद किया भी है, अगर जो भी डिमांड है उनको सुनना चाहिए और तरीके से। पर मैं ऐसे एरिया में घूमती हूँ जहाँ पे पानी की किल्लत है, और पहले था, मैं भी मानती थी कि किसी की जमीन चली जाए उसके ऊपर हम पानी का ये करें बहुत, पर बाकी के एरिया में जाके जब देखा, जो हितेंद्र पटेल जी ने बताया, मुझे भी याद आया। एक्चुअल में गुजरात के बारे में कहानी हम सबने सुनी है कि एक व्यक्ति जो है नहाता था, नीचे पानी जमा किया जाता था, जिस गांव में पानी नहीं होता था वहां लोग अपनी बेटियों की शादी, ये सब कहानियां नहीं, ये गुजरात की सच्चाई है। और पर आज सिचुएशन चेंज हुई है, वो तो हम उसमें मना नहीं कर सकते। और राजस्थान से जुड़ा हुआ जो एरिया है वहां पे भी मैं जाती हूँ, मैं बॉर्डर के गांव में भी पानी देखती हूँ, मैं मना नहीं कर सकती। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि नल की मैं नहीं बात करती, पर टैंकर से भी वो कोशिश होती है कि वहां पे पानी पहुंचाया जाए। एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक तो बहुत बड़ा एक स्टडी मटेरियल है कि किस तरह से भारत की एक बड़ी योजना को, जिससे लाखों करोड़ों लोगों को पानी, कैसे उस बड़ी ताकतें लगी उसको रोकने के लिए। तो इसमें कुछ तो लोग होंगे नहीं, उसमें गुजरात के लोगों को लगता है कि छुपाने की जरूरत नहीं है। गुजरात की जनता नर्मदा योजना के साथ इमोशनली अटैच है, और निश्चित तौर से जो हमने टिल नर्मदा का फाइनल जजमेंट आया पहले सुप्रीम कोर्ट में 1998 में,
नर्मदा के बारे में इतना रिसर्च हुआ है, इतने पेपर्स बने, इतना है कि योजना के साथ पूरी नर्मदा कागज पे बहती आई है। उसका जो स्टडी मटेरियल आप इकट्ठा करो तो एक नर्मदा योजना का जो पानी का जो वॉल्यूम हो ना, इतना कागज का वॉल्यूम हो जाए, इतना रिसर्च हुआ है, इतने प्रोजेक्ट्स बने, रिपोर्ट्स बने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नर्मदा के साथ गुजरात की जनता का एक इमोशनल लगाव है। और मुझे याद है कि जब नरेंद्र भाई ने 51 घंटे का उपवास किया था यहाँ GMDC ग्राउंड पे, तभी भी उसी रात को मैं मेरी पत्रिका के लिए रिपोर्टिंग करने के लिए नर्मदा डैम साइट पर था और रात को वहाँ 12:30-1 बजे भी काम होते हुए मैंने नाइट शिफ्ट में देखा है। वहाँ जब रात को भी काम चल रहा था, यहाँ एक अनशन चल रहा था और वहाँ काम चल रहा था। और स्वामी सच्चिदानंद जी की अगुवाई में सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स, जिसमें नरेंद्र भाई भी थे, अभी जो हमारे मेहमान बने थे भरत सिंह सोलंकी, वो सब गांधी आश्रम इकट्ठा भी हुए थे। तो ये पॉलिटिकल एलिगेशंस, एक पार्टी दूसरी पार्टी अपना स्टैंड तो रखती आई है, लेकिन ओवरऑल नर्मदा के प्रति जो गुजरात के लोगों का लगाव है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज भी मैं मानता हूँ कि उसमें कोई छुपाने की या दो राय नहीं है। मेधा पाटकर विलन थी और गुजरात की जनता के लिए आज भी है। हालांकि सिर्फ मेधा पाटकर नहीं, तो उनके पीछे कई ताकतें भी थी। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। ऑडियंस की तरफ से मैं चाहूंगा कुछ सवाल आए अगर आज, क्योंकि ये मुद्दा भी ऐसा, और इसके अलावा आप और भी सवाल कर सकते हैं। 2 प्रवक्ता भी हमारे साथ है, पॉलिटिकल पार्टियों के सामाजिक कार्यकर्ता है, पत्रकार हैं। ऑडियंस की मैं चाहता हूँ भागीदारी इसमें हो, क्योंकि गुजरात के आम लोगों से जुड़ा कोई सवाल। सर, एन नंबर ऑफ डेवलपमेंट्स हुए हैं भाजपा सरकार में। हर हफ्ते किसी न किसी चीज की रिबन काटी जाती है। कांग्रेस सरकार के 10 डेवलपमेंट आप मुझे अभी गिना दीजिए जिन्होंने गुजरात के लोगों की लाइफ बदल दी। मतलब अभी तो सरकार तो बीजेपी की है, कांग्रेस पुराना पूछ रहे। जब कांग्रेस की थी, अच्छा, आप 10 काम गिनवा दीजिए मुझे। बहुत अच्छा किया भाई आपने। पहले तो हमने GIDC जो है, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक भी GIDC बनी है? पहली बात आप वो पूछिए। दूसरी बात आप पूछिए कि एक भी डैम, जितने भी डैम है, वो एक भी डैम भारतीय जनता पार्टी के शासन में बना है? हम लोग हड़बड़ी में इनॉग्रेशन कर देने से कुछ नहीं होता है। गुजरात के 6.5 करोड़ लोग तय कर रहे हैं, बार बार तय कर रहे हैं कि कितना बदला गुजरात। मैं बहुत दूर तक नहीं जाता हूँ, 27 साल की बात लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं तो पिछले 10 साल की बात कर रहा हूँ कि गुजरात के लोगों को एहसास हो रहा है कि गुजरात बदला है। बहुत संक्षेप में, क्योंकि बात ये आ गई थी कितना बदला गुजरात, तो केतन जी आप, उसके बाद जो है मित्र पटेल, कितना बदला गुजरात 30 सेकंड में। जी देखिए, निश्चित रूप से गुजरात बदला है, इस बात का तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इसके पीछे पॉलिटिकल के अलावा बहुत सारे पहलू है। सोशली बदला है, इकोनॉमिकली बदला है, बहुत सारे बदलाव जो है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। पूरा विश्व बदला है, पूरा देश बदला है, तो ऑब्वियसली उसके साथ गुजरात भी बदला है। तो समय समय पर जो बदलाव है वो तो आता रहेगा। इंटरप्रेट हमें करना है कि इसमें सरकार का कितना रोल है, जनता का कितना रोल है, और इस यही जनता तय करके वोट अपना देती है। जाहिर सी बात है, पार्टी अपने अपना दावा करेगी, अल्टीमेटली जनता। ओके, मित्र पटेल, कितना बदला गुजरात? वही बात केतन जी ने बताई, बस उसी को ही आगे ले जाऊँ तो बदला तो है डेफिनेटली। जो प्रॉब्लम हम पहले फेस करते थे, आज उससे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें फेस नहीं कर पड़ रही है। तो पर वैसे ही पूरा विश्व बदला है, वैसे ही बात है ऐसे तो, पर बदला तो है गुजरात में। एक बदला तो है गुजरात, और कितना बदला है और इस बदलाव के पीछे कौन सी ताकतें रहे, यही फैसला तो गुजरात की जनता को करना है। और जब चुनाव में लोग वोट देने जाते हैं तो यही तो देखते हैं कि मेरी जिंदगी में कितना बदलाव आया, मेरे गली मोहल्ला कितना बदला, मेरा गांव कितना बदला, मेरा जिला कितना बदला, मेरा राज्य कितना बदला, मेरा देश कितना बदला। इन्हीं सब मुद्दों को तय करके जनता गुजरात की वोट करेगी इस बार भी जब चुनाव होंगे। और जब चुनाव नतीजे आएंगे तो फिर जनता का फैसला सामने आ जाएगा। पॉलिटिकल पार्टियों के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन जनता के फैसले के लिए हमें 8 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जनता वोट करने जरूर निकले। ये आप सब लोगों से जरूर निवेदन है कि जब भी आपको मौका मिले अपना वोट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में यही आपकी ताकत है और यही सबसे बड़ी ताकत है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब यहां पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे इस बार पैनलिस्ट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गुजरात में चढ़ा चुनावी पारा, तैयार है राजनीतिक अखाड़ा। 182 सीटों पर होगा सियासी घमासान।
क्या कांग्रेस को मिलेगी पुरानी पहचान, या बीजेपी का रास्ता है आसान? क्या गुजरात में चलेगी आपकी जादूगरी? गुजरात की जनता आखिर किसके साथ खड़ी? डीडी कॉन्क्लेव में इस बार देखिए कितना बदला गुजरात, सिर्फ डीडी न्यूज पर। संगीत के सुरों से सजी है इस बार की तेजस्विनी। जो भारतीय संगीत है वो भक्ति का ही मूल है उसके अंदर। जिस दिन आप सीखना बंद कर दोगे तो आप जीवित हो, लेकिन जिंदा दिली आपके अंदर नहीं रहेगी। जागो बंसीवारे। तो देखिएगा मेरे साथ तेजस्विनी का ये विशेष अंक शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। आप मिलेंगे उन स्टार्टअप फाउंडर्स से जो हैं एनवायरनमेंट इंडस्ट्री से। दुनिया भर में मटेरियल जमीन से निकाली जाती है, हम ये मटेरियल रिसाइकिल करके निकालते हैं। हमारी दुनिया में हम बोलते हैं लिथियम आज का नया तेल है। कि गीला कचरा और गंदा पानी ये एक ग्लोबल इशू हो गया है। इसको सस्टेनेबल रिसोर्स कैसा यूज़ करने के लिए कोई ना कोई पद्धति की ज़रूरत तो है ही। ये जीवित प्राणी हैं, ये सांस लेते हैं, ये खाना खाते हैं और फिर वेस्ट भी जनरेट करते हैं। रंग तरंग में इस बार एक कलाकार की जीवन यात्रा, किताबों का सुंदर संसार, कुचिपुड़ी नृत्य के सुंदर रंग, मुलाकात बांसुरी वादक नैश नौबियर के साथ। देखिए इस बृहस्पतिवार दोपहर 3 बजे और रविवार दोपहर 3:30 बजे केवल डीडी न्यूज पर। बाली में भारत को मिली G20 की अध्यक्षता। पीएम ने रखा भारत की G20 अध्यक्षता का एजेंडा। G20 सम्मेलन के आखिरी दिन जारी हुआ दस्तावेज। भारत को मिली बड़ी राजनयिक सफलता। पीएम मोदी ने की कई द्विपक्षीय बैठकें। बाली सम्मेलन के नतीजों और भारत की अध्यक्षता पर करेंगे विशेष चर्चा। गुजरात में चुनावी माहौल में बढ़ी गर्मी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले नई मुश्किलों में आम आदमी पार्टी। इन आरोपों पर करेंगे सियासी चर्चा। होगी देश दुनिया और खेल की बाकी खबरें। देखिए न्यूज़ 9 मेरे साथ रात 8 बजे। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।
के इस खास कॉन्क्लेव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव जोरों पर है और लगातार सभी पार्टियां, खासकर बीजेपी लगी हुई है, मैदान में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी के साथ मुकाबला, ऐसा आम आदमी पार्टी कह रही है। लेकिन साथ साथ में गुजरात में चुनाव है और हम इस वक्त अहमदाबाद में मौजूद हैं। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को अब गुजरात से इतना प्यार क्यों हो गया है। गुजरात में 52 से ज्यादा चुनावी रैलियां अरविंद केजरीवाल अब तक कर चुके हैं और अभी तो लगता है पता नहीं कितनी और रैलियां उनकी होने वाली हैं। तो ये जो सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर, खासकर अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अपने सभी नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ ताकत झोंके हुए हैं गुजरात में, उसके पीछे की आखिर रणनीति है क्या, जरा जानने की यही कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और स्टेट यूथ प्रेसिडेंट प्रवीण राम जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज के हमारे इस खास मंच पर। प्रवीण जी, क्या लगाव हो गया अचानक गुजरात से अरविंद केजरीवाल का? 2017 में तो सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई थी, नहीं, इस बार तो पूरा एकदम। देखो, लगाव अरविंद केजरीवाल को गुजरात से हुआ ये बात नहीं है, किंतु बात उनसे उल्टी है कि गुजरात की जनता को अरविंद केजरीवाल से लगाव हुआ है। गुजरात की जनता अरविंद केजरीवाल को प्यार दे रही है, प्रेम दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। बड़ी पैमाने पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, स्वयंभू लोग आ रहे हैं। तो जाहिर के तौर पे सर्वे बहुत बढ़िया आ रहा है। लोग चाहते हैं कि बदलाव आए। इस बार एक मौको केजरीवाल करके एक जो टैग चला है, तो पूरे गुजरात में परिवर्तन का माहौल है। और जब लोग आशीर्वाद दे रहे, लोग प्यार दे रहे, तो जाहिर तौर पे है अरविंद जी गुजरात में आ रहे हैं। क्या सर्वे आया है? सर्वे हम देखो, इस सर्वे के अंदर तो वो अंदर की बात है, फिर भी मैं बता देता हूं कि कांग्रेस टक्कर में नहीं है। अरविंद जी ने लिख के भी बताया है कि 5 सीट से कम सीट कांग्रेस की आ रही है। पंजाब में भी लिख के बताया था, दिल्ली में भी लिख के बताया था और विद कॉन्फिडेंस बोला था। तो कांग्रेस तो कोई टक्कर में ही नहीं है। आपस की लड़ाई बीजेपी के साथ है और हम गुजरात की जनता जीत के रहेगी। आईबी की रिपोर्ट से ज्यादा संवेदनशील तो नहीं होगी आपकी रिपोर्ट? नहीं, आईबी की, जब आईबी की रिपोर्ट वो पब्लिक कर सकते हैं तो आपकी रिपोर्ट भी कर ही सकते हैं। आईबी के नहीं, हमने बता दिया ना, इसलिए तो मैंने बताया कि हम टक्कर दे, बीजेपी के साथ टक्कर में है और हम सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएंगे मतलब आपका कहना है कि 150 से ज्यादा जो बीजेपी आंकड़ा दे रही है उससे ज्यादा सीटें आपकी आ रही है? नहीं, हम डिजिट में नहीं जाना चाहते, हम डिजिट में नहीं जाना चाहते और इतना हम घमंड भी नहीं करना चाहते। हम इतना ही चाहते हैं कि जनता में आशीर्वाद देगी और जनता इस बार परिवर्तन करेगी। मतलब सरकार बनाने लायक सीटें आप ला रहे हैं? यस। क्या वजह है इसकी? नहीं, वजह यह है कि जो अरविंद जी के मुद्दे हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जनता की, ये गुजरात ले लो या पूरा भारत ले लो, जिसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, किसानों के मुद्दे हो, रोजगार हो, इन मुद्दों को अरविंद जी की जो काम करने की जो नीति है वो टच करती है। वो बात करते हैं शिक्षा पे, वो बात करते हैं, आम आदमी बात करती है स्वास्थ्य पे, किसानों के लिए, रोजगार, युवाओं के लिए, इन सभी के लिए बात करती है। और गुजरात में 27 साल से जो बीजेपी शासन चला रही है, कहीं न कहीं कई सारे मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगार युवाओं का मुद्दा है, पेपर फूटने का मुद्दा तो पूरे भारत ने देख लिया कि गुजरात में कितने पेपर फूटते हैं। तो सब युवा भी त्रस्त है, किसान भी त्रस्त है, सब महिला भी त्रस्त है। तो इस बार 110% परिवर्तन आएगा। तो 3 मुद्दे हैं मेन जो आप ले रहे हैं बार बार। एक आपने अभी स्वास्थ्य का मुद्दा कहा, उसी पे बात कर लेते। दिल्ली मॉडल की बात हो रही है ना। परसों की एक खबर आई थी कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में 16 बच्चे, उनको ऐसा कफ सिरप पिलाया गया क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो ट्रेंड नहीं है और उसकी वजह से उन मासूम बच्चों की मौत हो गई। एक बड़ा मुद्दा है मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में, वो यहां पर आप लाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये इंसिडेंट्स के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं कि ऐसा यदि हुआ है, किसी ने भी ऐसी गलती की है तो वहां की सरकार उस पर, यहाँ गुजरात की तरह नहीं होगा कि मोरबी में घटना हुई, 190 लोग मारे गए, हादसा हुआ, करप्शन की वजह से हुआ। जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसका नाम भी एफआईआर में दर्ज करने से सरकार डर रही है। क्यों डर रही है? 190 लोग मेरे बीच से चले गए, छोटे छोटे बच्चे थे। तो यदि कोई ऐसा हादसा हुआ है तो 110% आम आदमी पार्टी की सरकार उस पर एक्शन लेगी। या बीजेपी की तरह यहाँ कर रही है। अभी गुजरात ये बात भूला नहीं है जो मोरबी का हादसा। प्रवीण जी, केंद्र सरकार ने इस पर रिपोर्ट ले ली है, वो ले रही है रिपोर्ट। मेरा सवाल तो ये है कि मोहल्ला क्लिनिक
जो एक आम आदमी पार्टी का मॉडल है, उसकी रोजाना तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरह से डॉक्टर्स जो वहां पर हैं वो ट्रेंड नहीं है, उनको पता नहीं है कैसे इलाज करना है। तो क्या वही मॉडल गुजरात में दिया जाएगा? नहीं, देखो, मोहल्ला क्लिनिक, एक तो आपने स्वीकार किया कि मोहल्ला क्लिनिक बना है और वहां काम चल रहा है, ये बात तो स्वीकार हुई। अब वहां कोई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, यदि काम करते हैं तो स्वीकार करते हैं कि कोई कई घटना ऐसी बन जाती है तो उसमें सरकार को ठोस कदम लेने चाहिए और उसमें हम लेंगे। किंतु ये बात स्वीकार हुई कि मोहल्ला क्लिनिक में वहां की सरकार ने काम किया है। नहीं, एक होता है काम करना और एक होता है किस तरह का काम करना, दोनों में अंतर है ना प्रवीण जी? देखो, काम किया है तो उसमें कोई भी काम होता है तो 5-10% कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, कुछ मिस्टेक रह जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 90% काम खराब। ओके, चलिए दूसरा मुद्दा आते हैं शिक्षा पर। आप, क्योंकि 3 आपके अहम मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और एक ये जो आपने मुद्दा लिया। 84% दिल्ली के जो स्कूल हैं उसमें प्रिंसिपल नहीं है। ये खबरें तो आप पढ़ते ही होंगे गुजरात में रहकर भी, क्योंकि दिल्ली से ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है, संचालित हो रहा है। 40% जो स्कूल हैं उनमें टीचर्स नहीं है, साइंस की, मैथ्स की पढ़ाई नहीं होती है स्कूलों में वहां पर। और ये तस्वीरें भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिखाई हैं, ये खुद वहां के बच्चे दिखा रहे हैं जो कि टीन के शेड में पढ़ने को मजबूर हैं उन स्कूलों में। वो मॉडल क्या गुजरात में आप लाना चाहते हैं? नहीं, देखो, शिक्षा के मुद्दे पे यदि कोई ऐसी बात करे कि दिल्ली का शिक्षा का मॉडल गलत है, खराब है, तो मेरा ये मानना है कि मैं उसको आमंत्रित करूंगा आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आइए, मैं आपके साथ दिल्ली चलूंगा और आपको बताऊंगा। जहां गलतियां हैं आप हमें बताइए, उसका हम सुधार करेंगे। बात रही आपने जो बताई, जो कमियां है, वो कमियां जो होगी वो सुधार होगा। किंतु ये भी जानना जरूरी है कि लास्ट 1 साल का डेटा है दिल्ली के अंदर, 7 साल का डेटा है। हाँ, ये आपने 7 साल का बताया, 7 साल का ये भी डेटा है कि 12,000 कमरे नए ओपन हुए। ये भी डेटा है कि जितनी यहाँ की प्राइवेट स्कूल है उनसे भी बढ़िया स्कूल वहां पे है, ये भी डेटा सही है। दूसरा ये भी डेटा है कि प्राइवेट में से 3 लाख बच्चों ने, करीबन 3 लाख के आसपास बच्चों ने प्राइवेट से अपना जो एडमिशन है वो रद्द करके गवर्नमेंट में उसने अपना एडमिशन लिया। क्यों लिया? तो ये तो सही है कि वहां की स्कूलों में बहुत बढ़िया काम हुआ है, शिक्षा नीति में बढ़िया काम हुआ है। यूएस के प्रेसिडेंट यहां आते हैं, उसकी वाइफ क्यों वहां जाना चाहती, क्यों वो वहां की शिक्षा नीति पे अभ्यास करना चाहती? वो इसलिए करना चाहती है क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपवाई जाती है और उस खबर को जब पढ़ा जाता है तो लगता है कि देखा जाए दिल्ली के स्कूलों का मॉडल क्या है। नहीं, तो अच्छी बात है, जब खबर छपवा दी जाती है तो उसके बाद ये बात सामने आती है। नहीं, तो फिर अच्छी बात है, वो आए, मोस्ट वेलकम। जब आए तो उसने फिर बदौलत फिर बाहर निकल के ऐसा नहीं बोला कि जो हमने सुना था वो गलत था। तो उसका मतलब तो यही हुआ। दूसरा, बीजेपी केंद्र में भी है, गुजरात में भी है। हम कुछ भी बोले, एक एक डेटा पे, एक एक शब्द पे वो ध्यान रखकर बैठी है। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम गलत बोले तो वो हमको रहने देंगे? पॉसिबल नहीं। लेकिन प्रवीण जी, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे, आपकी तो पूरी पार्टी एक तरीके से लग रहा है सरकार भी सोशल मीडिया से चल रही है ना, तो ये जो आप स्कूलों की बात कर रहे हैं, इन स्कूलों की बात को लेकर असम के मुख्यमंत्री ने पूरे डेटा के साथ जवाब दिया था। इसी मॉडल का जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पूरे विश्व में, पूरे देश में सबसे अच्छी है, सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने बताया था कि किस तरह से ये तमाम जो दावे हैं ये खोखले हैं। वो तो आपने पढ़ा होगा ना, वो तमाम जो ट्विटर पर चला था। देखो, पॉलिटिकली बयानबाजी होती रहती है, पॉलिटिकली बातें होती रहती है, किंतु ये तो मानना तय है कि दिल्ली में शिक्षा में बहुत बढ़िया काम हुआ है। और यदि किसी को लगता है तो मैंने अभी ही बताया कि हम उसको इनवाइट करते हैं। बाद में एक दूसरा पोर्शन ये भी देखा जाए कि गुजरात की बात चल रही, तो गुजरात शिक्षा में कहां पे खड़ा है? गुजरात कहां पे खड़ा है? 6,000 स्कूल मर्ज कर दी गई, गवर्नमेंट स्कूल्स, प्रवासी शिक्षक चल रहे हैं। शिक्षा मंत्री के खुद के जो एरिया है जहां से वो लड़ते हैं, वहां की स्कूल की हालत क्या है? एक ऐसा विषय है, इस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, क्योंकि तस्वीरों पर ही अगर हम बात करें तो बहुत सारी तस्वीरें जो हम भी दिखा सकते हैं और आप भी दिखा सकते हैं, लेकिन इस वक्त की बात है तो मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि दूसरा जो मुद्दा यहाँ पर अरविंद केजरीवाल लगातार उठा रहे हैं वो है एक लिस्ट उन्होंने जो अपने वादों की और दावों की दी है। सरकार का जो बजट है यहाँ पर जो केंद्र से मिलता है वो 2 लाख करोड़ रुपए है और आप लोगों ने जो पूरा 2.5 लाख,
जो आप लोगों ने पूरा बजट दिया है वो 8 लाख से करोड़ से ऊपर जाता है, तो ये पैसा कहां से आएगा? ये सवाल विरोधी आपके और खासकर सरकार तो मुझे पूछ रहे हैं बीजेपी वाले। जी, पहले तो मुझे वो बीजेपी वाले से मिलना है कि उसने कैसे बनाया 8 लाख करोड़ से ऊपर जा रहा है। हमें उससे उसके मिलने पहले हमें उसके साथ बैठ के समझना है। कितना बात दूसरी बात रही कि ये बात तो दिल्ली में भी हुई थी तय। दिल्ली में भी जब पहली बार आए तब अरविंद जी ने बोला कि ये करेंगे जो गारंटियां दी, तो तब भी बोला जा रहा था मेरे ऊपर कि ये नहीं हो सकता, ये तो बजट के बाहर होकर बात कर रहे। पंजाब में भी ये बात आई। पंजाब में जब आम आदमी पार्टी रण मैदान में उतरी तब बताया जा रहा था, ऐसा बोला गया कि 300 यूनिट बिजली फ्री हम करेंगे यदि सरकार बनती है तो हमको काउंटर किया गया कि कैसे करोगे भाई, इतना तो घाटे में चल रही है यहाँ की सरकार। तो कर दिया ना, अभी किया है। दिल्ली से क्यों वापस ली सब्सिडी? फिर दिल्ली में सब्सिडी वापस क्यों ली गई कि आवेदन करेंगे तब मिलेगी अब सब्सिडी बिजली पर? वो क्यों लिया गया फैसला? ये वापस लेने की बात नहीं, वो एक प्रोसीजर का एक भाग है और सभी सिस्टम में प्रोसीजर का एक भाग होता है, तो उसमें वापस लेने की कोई बात। तो प्रवीर जी, इसीलिए तो सवाल उठते हैं ना कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते नहीं, और अगर करते हैं तो मुकर जाते हैं उससे। नहीं, तो एक तरीके से पूरे राजनेता बन चुके हैं ना वो, क्योंकि उन्होंने आगे पर कहा था मैं कभी नेतागिरी नहीं करूंगा, मैं नेता नहीं बनूंगा, बन गए ना। उस बात में मैं काउंटर करना चाहता हूं कि वो जो आपने बोला, जो कहते हैं वो करते नहीं और मुकर जाते हैं, वो सही है, किंतु प्रधानमंत्री के लिए सही है। जो कहते हैं वो करते हैं और जितना कर सकते हैं इतना ही बोलते हैं, वो अरविंद केजरीवाल है। और उसने दिल्ली में जितना बताया इतना किया, पंजाब में जितना बताया जितनी गारंटी दी इतना ही किया, और गुजरात में भी करेंगे। तो असली मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है अरविंद केजरीवाल का? नहीं, देखो यहाँ कोई इसके आमने सामने की इसका मुकाबला इससे ये नहीं है। यहाँ तो जनता का अभिप्राय चलेगा, जनता का प्रेम किस तरफ है, तो मुकाबला तो जनता का है, जनता तय करेगी। नहीं तो गुजरात एमसीडी छोड़कर दिल्ली में गुजरात में डेरा जमाना, तो टारगेट क्या है फिर? नहीं, एमसीडी में भी काम कर रहे हैं, ये तो ऐसा कहा। हिमाचल नहीं पहुंचे थे इतना जितना गुजरात में है। देखो गुजरात से ही प्रेम है। मैंने इसलिए बताया कि गुजरात की जनता आशीर्वाद दे रही है, गुजरात की जनता प्रेम दे रही है। तो अरविंद जी ज्यादातर गुजरात आ भी रहे, एमसीडी में भी ध्यान दे रहे हैं और हिमाचल में भी ध्यान दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपकी सत्ता यहाँ पर बनने वाली है? बस श्योर। 2024 से पहले गुजरात आपके पास, गुजरात जनता के पास होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण राम जी हमारे साथ इस बेहद ही खास बातचीत के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत